अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हमारा टॉपिक है ब्रॉन्सिलोरी कंसेप्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए भी, और ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस वजह से आपने कुछ कोशिश करनी है कि ध्यान से समझना है, और जो भी आपको निशान लगवाए जाएँ वो अपने निशान लगा लेने हैं और साथ साथ इसको समझने की कोशिश भी करनी है। तो चलिए बच्चे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन्सिलोरी कंसेप्ट ऑफ ईस्टर एंड बेसिस। इन 1923 यानी कि 1923 में द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्सिड, यानी कि डेनमार्क का रहने वाला जो एक कीमियादान है जिसका नाम ब्रॉन्सिड है, एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी, और इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड का रहने वाला जो केमिस्ट है लोरी है, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड द थ्योरीज ऑफ ईस्टर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के लिहाज से ईस्टर बेसिस की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इन दोनों ने अपने डेट भी याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। एक डेनिश है और एक इंग्लिश है। बहरहाल अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन है, बेस कौन है। देखिएगा एसिड क्या है, एंड एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी शय है, मालिकुलर आइन, मालिक्यूल है या आइन है, दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है टू अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरी शय को। यानी कि एसिड एक जो ब्रॉन्सिलोरी कंसेप्ट है उनके मुताबिक ये कहा गया कि एसिड एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी दूसरी चीज़ को प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, और बेस जो है वो ऐसी शय है, ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन को वसूल कर सकता है, कबूल कर सकता है। तो देखें, एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है, और बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, कबूल कर सकता है, वसूल कर सकता है। बहरहाल ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है सिंपल। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो साथ साथ आपको यहाँ पे SQ3 भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे SQ3 है। बेसिकली यहाँ पे मेंशन करने का मकसद यही है कि आप भी साथ साथ नोट कर लें कि आपके एक्सरसाइज का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहा है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं होगा, आगे पोर्शन आएगा, कुछ इसका हिस्सा यहाँ पे है, कुछ नीचे आएगा, तो वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। बहरहाल ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी कवर हुई, मुकम्मल हुई। उसके बाद अगली बात इसकी एग्जाम्पल। तो अब देखें यहाँ पे है हमारे पास फॉर एग्जांपल ACl एक्ट एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट एज एन बेस। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन है, तो कहते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें जो ACl है वो एसिड के तौर पे काम कर रहा है, जो अमोनिया है NH3 है वो बेस के तौर पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास ये वाला जो ACl है ये क्या कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहा है, अपना जो प्रोटॉन है वो इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, इस वजह से एसिड क्या है, यानी कि ACl क्या बन गया, एसिड, और चूँकि अमोनिया जब वो एक्सेप्ट कर रहा है इस वजह से अमोनिया क्या बन गया, बेस। तो इस वजह से यहाँ पे एसिड और बेस आपके सामने है। ACl जब वो एसिड है और अमोनिया क्या है, बेस है। तो सिमिलरली आगे यहाँ पे आपको एग्जांपल फर्दर नज़र आ रही है, वो भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली व्हेन ACl एक्ट एज सिमिलरली व्हेन ACl डिजॉल्व इन वाटर, जब जो ACl के अंदर जब पानी के अंदर ACl को डिजॉल्व करते हैं, ACl एक्ट एज एन एसिड, जो ACl है वो एसिड के तौर पे काम करता है, एंड H2O एक्ट एज बेस, जबकि पानी जो है जो H2O है वो क्या है, बेस के तौर पे काम करता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे नीचे मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। तो उसने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है, ACl के नीचे एसिड है यहाँ पे, उसके बाद H2O के नीचे बेस है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, ये डोनेट करेगा। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो जो ACl है इसने क्या किया है, अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट किया है वाटर को। तो वाटर बेस है, यहाँ पे ACl एसिड है, लेकिन हुआ क्या है, एरो के बाद क्या हुआ है, जो एसिड है वो क्या बन गया, जाके जो एसिड था उसने एरो के बाद उसको क्या बना लिया है, कॉन्जुगेट बेस ये, और जो बेस था वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब ये बनता है, यहाँ पे गौर से सुनना आपने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आनी है वो भी आपको समझ नहीं आएगी अगर आप इसको नहीं समझेंगे। तो जो एसिड है वो क्या है, जब एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया है बेस को, तो एसिड क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस, यानी कि एसिड जो है वो क्या बन गया, जाके कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस था पहले वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आएगी, याद रखेंगे, तो नेक्स्ट आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे। तो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना T1, इसको भी हमने निशान लगा लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हमारे पास ये T1 है। तो आप इसको देखिएगा, इसको मार्क लाजमी कीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि T1 कहाँ पे था। आप जानते हैं कि हमारा T1 जो है वो स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आगे वो ख़त्म हो गया है। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ने लगे हैं यहाँ से आगे। तो इसकी एग्जांपल की जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है।
तो वो बताने लगा कि इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही है ये वाली, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा? आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये डबल एरो यानी कि जिसके अंदर होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बहरहाल इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कहता है जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो, यानी कि जब लेफ्ट से राइट जा रहा था रिएक्शन, यानी कि जब ACL जब वो पानी से रिएक्ट किया था इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ACL इज़ एन एसिड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ACL है यानी कि ये वाला ACL, ये क्या है? एसिड। ठीक है, क्यों? एज इट डोनेट्स ए प्रोटॉन, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है। तो यही तो उन्होंने कहा था ब्रोंसिलोरी ने कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो उसके बाद कहते हैं वेयर एज वाटर, लेकिन जो पानी है वो क्या है? इज़ ए बेस, ये बेस है। क्यों? एज इट एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन द रिवर्स रिएक्शन Cl नेगेटिव आयन इज़ ए बेस। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये बेस है एज इट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, क्योंकि इसने प्रोटॉनों को एक्सेप्ट किया था फ्रॉम इन एसिड, यानी कि इससे। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है ये आपको समझ आ गया है। उसके बाद थोड़ा सा इसका, वैसे आप यहाँ तक ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन समझना नेक्स्ट भी ज़रूरी है, उसको भी देखिएगा। Cl नेगेटिव आयन इज़ आल्सो कॉल्ड ए कॉन्जुगेट बेस। आप कहते हैं जो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन बना है, आप इसको कॉन्जुगेट बेस भी कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या है, कैसे बने कॉन्जुगेट बेस? आपको मैंने पहले बता दिया कि एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? खुद कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो यही भी लिखा हुआ है Cl नेगेटिव आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड ACL एंड H3O पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एसिड। और ये कॉन्जुगेट एसिड है क्यों? क्योंकि इसने तो ये कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ बेस H2O। और ये जब ज़ाहिर है, जब मैंने आपको पहले बताया था कि बेस जब अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी दूसरे किसी कंपाउंड से, तो वो क्या बन जाएगी? कॉन्जुगेट एसिड। बहरहाल ये हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन था कवर हुआ। उसके बाद हम थोड़ा सा इस नेक्स्ट पोर्शन जब उस पर चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इट मीन्स एवरी एसिड। ये थोड़ी बात समझने वाली है। इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब ये बना कि जो भी एसिड होगा, जिस तरह ये था हमारे पास ये वाला, तो कहता है जो भी एसिड होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेट बेस, वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड एवरी बेस, और हर बेस जो है वो क्या करेगा? प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड को प्रोड्यूस करेगा सच दैट देयर इज ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इस वजह क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पूरा एक पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना हुआ आपके सामने एरो के बाद। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेट मीन्स, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है आपसे कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट मीन्स जॉइन टुगेदर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? जॉइन टुगेदर एज ए पेयर। बहरहाल उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और शार्ट आ जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन है। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी फाउंड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। तो बेटा अगर आपको याद हो, अगर आपको पूरा ये वाला हिस्सा समझ आ गया ना, ये एग्जाम्पल समझ आ गई, तो ये भी आपको समझ आ गया हुआ है। यानी कि जब कॉन्जुगेट एसिड बनता कब है, ये देखिए ना, आपको मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। ये कॉन्जुगेट एसिड था, ये कब बना था? जब बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। तो यही तो वो कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस, यानी कि जब एक बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर ये समझ आ गया है तो दूसरा भी आपको समझ आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है जी? कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड, यानी कि जब एक एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जब एक एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करता है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एसिड था ACL, इसने क्या किया? प्रोटॉन को डोनेट किया, तो क्या बन गया? खुद कॉन्जुगेट बेस। बहरहाल ये हमारे पास डेफिनेशंस क्लियर हुई। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल आ जाती है जो कि हमारे पास एसिड की है और साथ बेस है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। तो ये वही एग्जांपल है, आपने उसको ऐसे ही समझना है जिस आपने ऊपर वाली एग्जांपल समझी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट एन एसिड इज एन एसिड एंड ए बेस, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट एन एसिड एंड ए बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर प्रोटॉन। तो कहते हैं जो कॉन्जुगेट जो एसिड और बेस हैं, ब्रोंसिलोरी एसिड बेस हैं, वो हमेशा इकट्ठे काम करते हैं और प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। दस दैट मीन्स, इसका मतलब ये है ए सब्सटेंस कैन एक्ट एज इन एसिड, एक सब्सटेंस है वो एसिड के तौर पे काम करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली बिहेव्स एज बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि ये समझ लें वो ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट उसमें क्या होता है, एक चीज़ अगर एसिड के तौर पे काम करती है तो दूसरी बेस के तौर पे काम करेगी, तो ये कंसेप्ट चलेगा।
साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो दूसरी तरफ बेस जो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो फिर जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ए सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। अब यहाँ पे एक नई बात आ गई है, कहते हैं जो सब्सटेंस है कि एक ही सब्सटेंस है लेकिन दोनों तरह से काम कर सकता है, वो एसिड के तौर पे काम कर सकता है, बेस के तौर पे भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस। ये डिपेंड करता है दूसरे सब्सटेंस की जिसके साथ उसे रिएक्ट करना है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है T3 वाला, टेस्ट योरसेल्फ है हमारे पास, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी, आपका T3 भी कवर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ से पढ़ने लगा हूँ जहाँ मैंने अभी एरो लगाया है ये वाला, सच ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। कहते हैं ऐसा सब्सटेंस, ऐसी शय जो एसिड के तौर पे काम करती है, यानी कि जो एसिड के तौर पे भी काम करती है और बेस के तौर पे भी काम करती है, उसको आप क्या कहते हैं, ये एम्फोटेरिक है। तो इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, यहाँ से शुरू होती है, इस वजह से मैंने इसको बाद में पढ़ना था। तो हमारा T3 भी कवर हो जाएगा। T3 पहले आपने यहाँ से शुरू करना है, निशान लगा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है, तो आपका T3 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन साथ एग्जांपल हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल H2O एक्ट एज ए बेस, जो H2O है वो बेस के तौर में काम करती है। यहाँ पे H2O एक्ट एज ए बेस, एक पानी जो वो बेस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, तो ये जो पानी है ये बेस है। ठीक है, तो कहते हैं बेस के तौर पे काम करता है व्हेन रिएक्ट विद ACl, यानी कि ऊपर वाले रिएक्शन में आपने पढ़ा था, यानी कि जब ACl के साथ पानी रिएक्ट करता है तो पानी जो वो बेस के तौर पे काम करता है, लेकिन जब वही पानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड के तौर पे काम करता है, तब अमोनिया बेस के तौर पे काम कर रहा होता है। तो ये इसका मतलब ये बना कि अगर आपसे पूछा जाए कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस की कोई एग्जांपल दे दें तो आप कह सकते हैं कि सर पानी जो है वो, यानी कि जो वाटर है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बहरहाल शॉर्ट हमारे पास भी क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास इस जो पोर्शन है इसका, इस लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है जो कि लिमिटेशंस हैं, इसको देख लीजिएगा। लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एन एसिड ऑल्दो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट ए प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल SO3। यानी कि कहते हैं इसकी अब देखें, जिस आपने पिछले कंसेप्ट की लिमिटेशंस देखी थी, इस तरह इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा गया दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस के कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं विच बिहेव एज एन एसिड although they do not have the ability to donate a proton, for example SO3। तो कहते हैं स्टिल अभी ये मसला बाकी था कि कुछ चीज़ें कुछ जो सब्सटेंसेस वो ऐसे भी थे जो एसिड के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकें, फॉर एग्जांपल SO3। तो अब देखिए ये भी एक लिमिट आ गई इसकी। हालांकि इस कंसेप्ट के मुताबिक ये है कि एसिड वो शय है जो डोनेट कर सकती है प्रोटॉन, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद हैं जो कि इसकी डेफिनेशन में फिट नहीं होते, इस वजह से पहली लिमिट है इसकी। दूसरी, सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिहेव्स एज ए बेस, ये बेस के तौर में काम करता है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये भी इसकी दूसरी लिमिट है। तो इस वजह से अगर आपसे लिमिटेशन पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, ब्रांसिलोरी कंसेप्ट की लिमिटेशन आपके सामने हैं। दीज ब्रैकेट आपके सामने लगी हुई है यहाँ तक। उसके बाद दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशंस ऑफ द ब्रांसिलोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बहरहाल हमारा जो पोर्शन था वो क्लियर हो। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इसी का मिलता जुलता पोर्शन है, नेक्स्ट MCQs है जो कि आपने क्लियर करना है, ज़हन में रखना है। ये वाला MCQs आपको नज़र आ रहा है कि ऑल अरहेनियस एसिड और ब्रांसिलोरी एसिड्स, कहते हैं जितने भी अरहेनियस एसिड थे, यानी कि जो पहला कंसेप्ट था अरहेनियस का, उसके अंदर जितने भी एसिड थे वो सारे के सारे ब्रांसिलोरी एसिड भी थे, लेकिन बट एक्सेप्ट OH नेगेटिव। लेकिन इसके अलावा अदर्स ब्रांसिलोरी बेसिस आर नॉट अरहेनियस बेसिस, लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो वो अरहेनियस बेसिस नहीं है। मतलब ये बना कि जितने भी अरहेनियस एसिड हैं वो सारे के सारे ब्रांसिलोरी एसिड भी हैं, लेकिन बेसिस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिस में क्या हुआ है कि जो OH नेगेटिव आयन है इसको छोड़ के बाकी जो वो ब्रांसिलोरी बेसिस जो है वो अरहेनियस बेसिस नहीं है। तो यहाँ पे MCQs हमारे पास हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टेबल। तो टेबल भी मैंने आपको समझा दिया हुआ, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो ये टेबल भी आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एसिड है, ये बेस है, जब ये रिएक्ट किया है तो कॉन्जुगेट एसिड बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है। अभी आप जानते हैं कि जब एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और जब बेस जो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो ये सारे ही ऐसे होंगे।
उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे नेक्स्ट पोर्शन पे। तो हमारे पास आ जाएगा एक प्रॉब्लम है जो कि बड़ी आसान सी है, आपने क्योंकि लेक्चर समझ लिया है इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी साथ क्लियर करवा दूँ ताकि इसको दोबारा से करना ना पड़े। तो बेटे यहाँ पे उसने हमारे पास एक प्रॉब्लम पूछी है। उसने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए वाला, व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए जो भी सब्सटेंसेस हैं वो बताएं कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेंगे इनकी। तो नीचे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों के बारे में यानी कि ब्रोंसिडेसिस और बेसिस जो हैं वो दोनों उनके बारे में बताना है। बहरहाल हम इसको पहले को देखते हैं। तो ये उसने सॉल्व खुद किया हुआ है चूँकि, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, वो मुश्किल काम नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला अगर आपको देखें गौर से करें तो लिखा हुआ है HS नेगेटिव। आप देखें ये है हमारे पास एसिड। तो जब हमने क्या बनाने थे, इसके बनाने हमने कॉन्जुगेट बेस। तो आप जानते हैं कि जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो फिर कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो जब ये अपना प्रोटॉन यानी कि H जो है अपना ये डोनेट कर देगा तो पीछे क्या रह जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसने अपना H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट किया है जब, तो फिर हमारे पास जो बनने वाली चीज़ है वो क्या बन गई है, जो यानी कि जो इसका हिस्सा पीछे बाकी बच गया था वो क्या रह गया है, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आपको ये पिछला लेक्चर यानी कि जो मैंने बातें समझाई हैं इसी लेक्चर के पिछले हिस्से में, तो आपको ये समझ आ गया होगा। इनकेस नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारी अगली एग्जाम्पल इसमें देखें H3O पॉजिटिव। आप देखिए ये चूँकि एसिड है, इसने जब अपना प्रोटॉन डोनेट करना है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो H3O पॉजिटिव इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया है जिसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल हो गया और फिर हमारे पास जो 3 H थे वो भी 2 में कन्वर्ट हो गए क्योंकि एक इसने डोनेट कर दिया। तो इस वजह से ये अब क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमारे पास पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे आ जाता है ये वाला पोर्शन B वाला, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं। तो आप जानते हैं जब बेस होगा तो जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास ये जो पहला हिस्सा है OH नेगेटिव, इसने क्या किया है, अपने अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है यानी कि H पॉजिटिव आयन को वसूल किया है। तो जब ऐसा किया है उसने तो क्या बन गया, H2O बन गया है। तो अब ये क्या नाम बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास HCO3 नेगेटिव है। जब इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है तो H एक था, अब देखें 2 हो गए। तो इसने क्या बन गया है, नेगेटिव जो साइन है वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया, इसने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से नेगेटिव का साइन भी कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बाकी भी सारे ऐसे ही होने हैं, तो आपने इसको समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं समझ आ रहा, अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया, तो आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा दूँ। उसके बाद हमारे पास इस पोर्शन का सबसे एंड पे जो क्वेश्चन रह गया है वो आज के लिए लास्ट है और हमारी वीडियो भी ख़त्म होने लगी है। तो यहाँ पे C वाला पोर्शन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कहता है ब्रोंसिड एसिड्स एज वेल एज बेसिस, जितने भी ब्रोंसिड एसिड और बेसिस हैं और उन मतलब वो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि ब्रोंसिड एसिड्स एज वेल एज बेस। उसने कुछ सब्सटेंस दिए हुए थे तो उनमें उसने पूछा था कि बताएं कौन से ब्रोंसिड एसिड और बेस हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको मैंने बताया था एम्फोटेरिक सब्सटेंस, तो वाटर। तो ये जो है वो ब्रोंसिड एसिड भी और बेस भी है और ये एम्फोटेरिक भी है। इस तरह से ये भी एम्फोटेरिक है और ये भी एम्फोटेरिक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एमसीक्यू में अगर आपसे पूछ ले कि बताएं एम्फोटेरिक सब्सटेंस की एग्जांपल दे रहे हैं तो वाटर तो आप पहले भी कर चुके हैं, तो इसके साथ आपने ये वाली दोनों एग्जांपल भी कर लेनी है। तो ये ऐसी सब्सटेंस हैं जो कि ब्रोंसिड एसिड भी हैं, ब्रोंसिड बेस भी हैं, इस वजह से इनको आप एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी कहते हैं। बहरहाल बेटे हमारा लेक्चर जो वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।